Good afternoon, guys. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट किया जाएगा इस सेशन। आ गए कितने लोग आ गए भाई? 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग। बढ़ो भाई बढ़ो, 100+ जाना है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आवाज सही आ रहा है गाइज? वॉल्यूम इज ओके? बताएं गाइज, इज एवरीथिंग क्लियर? ऑल ओके? ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइज। हम लोग कल ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर पढ़ रहे थे गाइज। तो एक पैरामीटर पढ़ा था हम लोगों ने, वो था रेजिस्टेंस। गाइज आज हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का दूसरा पैरामीटर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और दूसरा पैरामीटर रेजिस्टेंस के बाद, कल हमने रेजिस्टेंस कंप्लीट किया था गाइज, जिसमें स्किन इफेक्ट पड़ा था। इसके बाद गाइज हमारे पास नेक्स्ट आता है इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के बाद क्या आता है गाइज? इंडक्टेंस। गाइज इंडक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो एल अपॉन ए, कल लिखवाया था, वैसे इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है गाइज एक, एंड द फॉर्मूला इज म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। गाइज ये हमारे इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। सर इसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ध्यान से सुनिएगा गाइज। यहाँ म्यू तो क्या है, ये मैं कल भी लिखवा चुका हूँ गाइज आप लोगों को। म्यू तो है गाइज आप लोगों का परमीबिलिटी। ये गाइज हमारे मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। कल बताया भी सही, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए आता है। तो परमीबिलिटी क्लियर है? क्लियर। थोड़ा सा आगे चलेंगे गाइज। नेक्स्ट हमारे पास बात करें एन की, तो गाइज एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स। कि आपका कोई इंडक्टेंस बना हुआ है, तो इंडक्टेंस ऐसे बनाते हैं गाइज। तो इसमें कितने टर्न्स है? एन टर्न्स है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो गाइज उस तरह से हमारे पास ये है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है। ए क्या है गाइज? तो ए, आपने ये जो टर्न्स बनाने के लिए जिस वायर का यूज किया है, मैं रुक गया हूं, ऐसे दौड़ना होता है। कहां रुकूंगा बेटा, मैं तो यहीं हूं। मेरी तरफ से तो वीडियो चल रहा है, कोई इशू ही नहीं है। आप लोग बताएं, और किसी का कोई इशू है भाई? बताएं गाइज। हमारी तरफ से बेटा कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है ना? हाँ, देखो कुछ बच्चे कह भी रहे हैं कोई इशू नहीं है। हमारी तरफ से बेटा कुछ इशू नहीं है, अपनी तरफ से थोड़ा सा नेट आपको देखना पड़ेगा। तो गाइज ए क्या है? तो जिस वायर से ये हमारे टर्न्स बनाए गए हैं, उस वायर का गाइज क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। क्या है गाइज? ये उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है। और गाइज एल क्या है? जिस वायर के थ्रू टर्न्स बनाए गए, उस वायर की लंबाई है गाइज, तो लेंथ है ये हमारी। ठीक है ना? तो आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेता है भाई, लेंथ बढ़ाने पर, लेंथ को डबल करने पर टर्न्स इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है गाइज? तो एक फॉर्मूला तो है हमारे पास ये वाला। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गाइज, थोड़ा सा आगे चले तो कल मैंने रेजिस्टेंस के 2 फॉर्मूला लिखाए थे। एक आर बराबर रो एल अपॉन ए, और एक आर बराबर पावर लॉस अपॉन करंट का स्क्वायर। वैसे ही गाइज इंडक्टेंस का भी एक फॉर्मूला है हमारे पास एक और। गाइज सपोज ये कोई भी हमारा एक वायर है। इस वायर में गाइज जब भी आप करंट का फ्लो करवाओगे ना, तो इस वायर में गाइज एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कल बताया था, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कहते हैं। और गाइज ये फ्लक्स फाई इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर टर्न्स एन है तो ये एन टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगा, एन फाई होगा। और गाइज इस एन फाई के साथ इस पूरे को हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन क्या होता है? या लेमडा लिखवाया था शायद कल, मुझे याद नहीं आ रहा। इसको साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से भी करते हैं। साइन लिखवाया था, लेमडा लिखवाया था?
साइन या लैम्डा जो भी लिखा है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट एल आएगा गाइज और यहाँ आई आएगा। देखिए गाइज साइन लिखवाया था, ठीक है साइन। तो गाइज अगर मैं यहाँ से हमारे एल का फॉर्मूला निकालूं तो एल का एक फॉर्मूला साइन अपॉन आई भी आता है। साइन का मतलब मैं कल आप लोगों को स्टार लगवा चुका हूँ, फ्लक्स लिंकेज होता है गाइज, और आई का मतलब किससे है गाइज, करंट से है, तो फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट। तो ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, किसके लिए, इंडक्टेंस के लिए। अब गाइज इंडक्टेंस के आपको फिलहाल यहाँ बोर्ड पर कितने फॉर्मूला दिख रहे हैं गाइज, दो, जिसमें से नीचे वाला तो मैं कल ही आप लोगों को बता चुका हूँ, हमारे लिए नया था ऊपर वाला। ऊपर वाले के सारे नोटेशन मैंने लिख दिया। एरिया बढ़ने पर इंडक्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने पर इंडक्टेंस घटेगा, टर्न्स बढ़ने पर, टर्न्स को दुगना कर दो तो इंडक्टेंस 4 गुना हो जाएगा। साफ रिलेशन से पता चल रहा है ना, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये वाला जो फॉर्मूला है गाइज, ये हमारे फ्लक्स के बारे में बात करता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो गाइज ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में क्या बात करता है, तो ध्यान से सुनिएगा गाइज। हमारे किसी भी पर्टिकुलर एक मैग्नेट के पास आप दूसरी मैग्नेट को लेके जाओ, मान लो ये इसका एन पोल है, नॉर्थ पोल, और ये इसका साउथ पोल है। गाइज बताओ दो मैग्नेट को क्या चिपकाने पर ही चिपकती है, और या अपोजिट पोल होने पर दूर से एक दूसरे को खींच लेती है, तो दूर से एक दूसरे को खींच लेती है। क्यों, क्योंकि उनका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अंदर तो है ही, मैग्नेट के बाहर भी जा रहा है। तो गाइज कोई भी मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को दूर से ही खींच लेती है या दूर से रिपल्स कर देती है। तो गाइज इसका मतलब है कि उनका मैग्नेटिक फील्ड उनके अंदर नहीं, उनके बाहर भी होता है, और जब बाहर एक दूसरे से टकराता है तो अपोजिट पोल होने पर अट्रैक्ट करेगा दूर से ही, और सेम पोल होने पर एक दूसरे को रिपल्स करेगा। क्लियर है गाइज? तो गाइज इसका मतलब हमारे किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मैग्नेट में अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और बाहर भी होता है। इसी बेसिस पर गाइज इंडक्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसी भी कंडक्टर के इंडक्टेंस को, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस को, ट्रांसमिशन लाइन ही हम पढ़ रहे हैं तो उसी के कंडक्टर का इंडक्टेंस निकाल रहे हैं। तो गाइज दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। दो तरह के इंडक्टेंस होते हैं। इंटरनल इंडक्टेंस गाइज अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं ये किसकी वजह से होता है गाइज, दिस इज ड्यू टू इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, या इंटरनल फ्लक्स लिंकेज लिख देता हूं। कंडक्टर के अंदर जो फ्लक्स लिंकेज होगा मैग्नेट वाला, और एल एक्सटर्नल कौन सा वाला है बेटा, ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज। कौन सा बेटा, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। दिस इज क्लियर है गाइस? क्लियर। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब गाइज इंटरनल को जब हम एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो इसको कैलकुलेट करने पर गाइज इसकी वैल्यू हाफ इंटू 10 की पावर, एक काम करता हूं पहले तो इसकी ये वैल्यू लिख देता हूं गाइज। इसकी वैल्यू आती है म्यू अपॉन 8 पाई। ये फॉर्मूला निकलता है जब हम इंटरनल को पूरा डेराइव करते हैं। 2 पेज का डेरिवेशन होता है और ये निकल कर आता है फाइनल फॉर्मूला। तो आप लोगों से इंटरनल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो कितना होता है, म्यू अपॉन 8 पाई। सर ये म्यू क्या होता है, परमीबिलिटी। सर इसकी कोई वैल्यू होती है क्या? हाँ बेटा, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है। सोचो बेटा, अगर मैं म्यू की ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या होगा। म्यू की अगर ये वैल्यू पुट कर दे गाइस, तो पाई से पाई कट गया, 4 से 8 दो बार में कट गया, तो फॉर्मूला बच गया 1/2 इंटू 10 की पावर -7। पाई से पाई कट गया, ये आ गया। गाइज इंडक्टेंस की यूनिट ध्यान रखें, यूनिट बहुत अच्छी चीज है, याद होनी चाहिए। तो गाइज सबसे पहले तो मैंने इसको स्टार लगा देना है, ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया। गाइज म्यू की वैल्यू याद रखें, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। गाइज एल इंटरनल का यूनिट होता है हेनरी। क्या होता है गाइज, हेनरी। और गाइज ये सबके सब पर यूनिट लेंथ के लिए निकाले जाते हैं, यानी 1 मीटर डिस्टेंस के लिए निकालते हैं, क्योंकि कंडक्टर तो बहुत लंबा होता है, ट्रांसमिशन लाइन तो बहुत लंबी होती है, तो हम 1 मीटर या 1 किलोमीटर का निकालते हैं। तो कितनी डिस्टेंस के लिए निकालते हैं,
तो गाइज आप तो मीटर याद नहीं रखना, आपको तो इसकी मेन यूनिट याद रखनी है। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है गाइज? हेनरी। बस इतना याद रखना है। कितना होता है? हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट फॉर्मूला क्या होता है? ये हाफ इंटू 10⁻⁷। गाइज इससे हमारे पास कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्या? एल इंटरनल से गाइज हमारे पास पहला क्वेश्चन बनकर आता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इतनी होती है। ये वैल्यू गाइज कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्वेश्चन आता है एल इंटरनल की वैल्यू कांस्टेंट क्यों आती है? ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एल इंटरनल इज कांस्टेंट ड्यू टू तो गाइज एल इंटरनल की इस कांस्टेंट वैल्यू का कारण इसके डेरिवेशन, 2 पेज के डेरिवेशन में छुपा हुआ है। और इसका कारण है गाइज करंट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। गाइज बताओ, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म ही होना चाहिए ना, नॉन यूनिफॉर्म कब होता है? तो कल स्किन इफेक्ट पड़ा था। स्किन इफेक्ट करंट को सिर्फ सरफेस पर लेकर जाता था, यानी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करवाता था। लेकिन एल इंटरनल की वैल्यू कांस्टेंट तभी आएगी जब आप उस स्किन इफेक्ट को गाइज क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। और गाइज जब स्किन इफेक्ट नेग्लेक्ट हो जाए तो करंट का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? यूनिफॉर्म। तो हम कहेंगे गाइज आपके एग्जाम में सीधा सीधा आएगा एल इंटरनल इज कांस्टेंट ड्यू टू, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म मानकर चलना है, यानी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई स्किन इफेक्ट वगैरह नहीं आना चाहिए। ये इसका कारण है। ठीक है गाइज, थोड़ा सा आगे चलेंगे। एल इंटरनल की वैल्यू कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करती है क्या? मान लो कंडक्टर हमने इतना बनाया, इतनी साइज का, इसका इंटरनल इंडक्टेंस गाइज सपोज है हाफ इंटू 10⁻⁷। इतना मोटा ले लूं तब भी सेम ही रहेगा, से तो कांस्टेंट रहता है। तो ये कंडक्टर की साइज पर निर्भर नहीं करता। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि आपको एक साइज दे दी कि हमारा कंडक्टर का रेडियस या डायामीटर 2 सेंटीमीटर है, बताओ उसका इंटरनल इंडक्टेंस ये दे दिया, और बोला अब अगर मैं डाया को 4 गुना कर दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, साइज पर डिपेंड ही नहीं करता, सेम टू सेम ही रहेगा। तो एल इंटरनल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की साइज पर निर्भर नहीं करता, अपॉन साइज ऑफ कंडक्टर। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा बात गाइस। ये तो गाइस ये 2 क्वेश्चन इंटरनल इंडक्टेंस से इंपॉर्टेंटली आपसे पूछे जा सकते हैं। किस पर डिपेंड नहीं करता? नॉट डिपेंड, साइज ऑफ कंडक्टर। कांस्टेंट क्यों होता है? यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। गाइस जैसे इंटरनल इंडक्टेंस बताए हैं वैसे एक्सटर्नल के बारे में बताया जाए तो गाइस एक्सटर्नल इंडक्टेंस निकालने के लिए जब हम डेरिवेशन करते हैं तो अगेन 2 पेज का डेरिवेशन होता है, और उसे समझने के लिए हम लोगों ने गाइस एक कंडक्टर बनाया। गाइस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है? ये कंडक्टर सिलेंड्रिकल है, इसको सामने से यूं काट दिया तो सामने का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गाइस कैसा होता है? सर्कुलर। गाइस बताओ इस सर्कुलर एरिया का या इस कंडक्टर का माना कि गाइस रेडियस कितना है? आर। और हमें इस कंडक्टर से सर्कुलर है तो सर्कुलर डिस्टेंस पर ही नापनी है। कंडक्टर के बाहर डी डिस्टेंस पर जाकर एक्सटर्नल इंडक्टेंस निकालना है। बताओ अंदर वाला तो कंडक्टर की रेडियस आर तक निकलेगा और एक्सटर्नल बाहर डी तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ लिखा है राहुल ने, बट सर जी कंडक्टर का डाया इंक्रीज करने से स्किन इफेक्ट होता था ना? बेटा होता है, बट यहाँ हमने स्किन इफेक्ट को क्या कर रखा है? नेग्लेक्ट कर रखा है, हम स्किन इफेक्ट मान ही नहीं रहे, तो घटना या बढ़ने की तो बात ही खत्म हो गई। मैंने यहाँ करंट का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ले रखा है? यूनिफॉर्म, यानी स्किन इफेक्ट को क्या मान रखा है? नेग्लेक्ट। तो मैं यहाँ कुछ साइज वाइज बढ़ाने घटाने से स्किन इफेक्ट पे फर्क पड़ेगा, बट स्किन इफेक्ट से एल इंटरनल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि स्किन इफेक्ट तो हमने क्या मान रखा है बेटा? नेग्लेक्ट।
ज्यादा नहीं सोचना है। हाँ, चीजों में उलझाओ मत, उस टॉपिक को इसमें, इसको उसमें, ऐसे मत डालो, है ना, वरना क्वेश्चन गलती होने के चांसेस हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। ठीक है, एक्सटर्नल इंडक्टेंस गाइस, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं और 2 पेज का डेरिवेशन करता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला गाइस पहले म्यू अपॉन 8 पाई था ना, एक्सटर्नल में गाइस म्यू अपॉन 2 पाई होता है। यहाँ म्यू अपॉन 8 पाई था, यहाँ म्यू अपॉन 2 पाई होता है। और साथ में आएगा गाइस एलएन, एलएन का मतलब लॉग ही होता है। वो जो आप कैलकुलेटर में लॉगरिथमिक सॉल्व करते हो ना गाइज, अगर लॉग ले तो उसका बेस 10 होता है और एलएन लिखें तो इसका बेस ई होता है। गाइज यहाँ एलएन के साथ आता है डी अपॉन आर। डी गाइज यहाँ कौन है, डी जिस डिस्टेंस तक आप एक्सटर्नली इंडक्टेंस निकाल रहे हो, और आर क्या है गाइज, कंडक्टर का रेडियस। तो गाइज बताएं, जैसे ये इंटरनल इंडक्टेंस का फॉर्मूला था, ये किसका फॉर्मूला है, एक्सटर्नल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। गाइज क्या इसको भी स्टार लगा दिया जाए, बिल्कुल लगा दिया जाए। अब गाइज मुझे बताओ, क्या ये कंडक्टर की साइज पर निर्भर करता है क्या, हाँ ये तो करता है। गाइज अगर मैं कैसे भी करके कंडक्टर की साइज को बढ़ा दूं, रेडियस यानी साइज बढ़ा दूं, कंडक्टर की रेडियस यानी कंडक्टर की साइज बढ़ा दूं, तो बताओ बेटा, बताओ एक्सटर्नल इंडक्टेंस कम हो जाएगा। एक्सटर्नल इंडक्टेंस को कम ज्यादा किया जा सकता है साइज को वेरी करके, बहुत ही बढ़िया। अब गाइज मैं इन दोनों को जोड़कर टोटल इंडक्टेंस जब बनाता हूं तो टोटल इंडक्टेंस का फॉर्मूला में गाइज इन दोनों को जोड़ने पर सिर्फ एक अंतर आता है, वेयर डी इज व्हाट बेटा, डी जहां तक आपको एक्सटर्नली इंडक्टेंस निकालना है रंजीत, समझे बेटा। तो आपको देगा कि कितनी दूरी पर आपको निकालना है, 3 मीटर पे निकालना है, 2 मीटर पे निकालना है, तो डी का वैल्यू वो होता है, ठीक है ना, कि कंडक्टर के बाहर कितनी दूरी तक निकालना है, इसीलिए तो फोटो बनाए हैं, ठीक है, ठीक है। गाइस जब मैं टोटल इंडक्टेंस निकालता हूं इंटरनल और एक्सटर्नल को ऐड करके, यानी म्यू अपॉन 8 पाई और म्यू अपॉन 2 पाई को जोड़कर, तो गाइस एक छोटा सा डिफरेंस आता है, यही वाला फॉर्मूला बनता है म्यू अपॉन 2 पाई। बट साथ में गाइज ये जो आपको आर दिख रहा है, अब ये आर नहीं आर डैश हो जाता है। तो गाइज बताओ, एक्सटर्नल में इंटरनल को जोड़कर टोटल लिखने पर क्या अंतर आता है, सर आर जो है वो आर डैश में कन्वर्ट हो जाता है। अरे क्या है ये आर डैश, तो हम लोगों ने इससे बात की, भैया भैया आर डैश कौन हो तुम। तो गाइज ये जो आर डैश है, जब आप इन दोनों को ऐड करके कैलकुलेशन करोगे तो एक पेज की कैलकुलेशन करने के बाद आपका इन दोनों को जोड़ने, इंटरनल और एक्सटर्नल को जोड़ के टोटल इंडक्टेंस निकालने पे सिर्फ मात्र एक डिफरेंस आता है, आर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर डैश में। यही फॉर्मूला एज इट इज दोबारा हमें मिल जाता है। आर डैश की वैल्यू क्या होती है सर, तो गाइज आर डैश जो होता है वो इस आर का 0.7788 टाइम्स हमें अकर होता है। कितना टाइम्स, 0.7788। सर ये वैल्यू कहां से आई है बेटा, ये वैल्यू e की पावर माइनस का 1/4 की वैल्यू है, डेरिवेशन करने पर आएगी। गाइज इस r डैश की वैल्यू r से किस तरह से कोरिलेट है, आई थिंक आपको ये रिलेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि r डैश की वैल्यू एक्चुअल r यानी रेडियस की कितना गुना होती है, 0.7788 गुना होती है। और गाइज इस r डैश का नाम कुछ और है क्या, तो गाइज इस r डैश को एक और नाम से जानते हैं। गाइज r तो हमारी रेडियस है, बट यहाँ ये जो r डैश है गाइज हम लोग इसको हमारी रेडियस नहीं इफेक्टिव रेडियस कहत हैं। का कहत हैं बबुआ, इफेक्टिव रेडियस कहत हैं, इफेक्टिव रेडियस, इफेक्टिव रेडियस। और गाइज ये जो इफेक्टिव रेडियस है, आपको याद हो तो कल मैंने जब स्किन इफेक्ट पढ़ाया था तो 2 वर्ड यूज किए थे। स्किन इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव एरिया तो घट जाता है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये 2 लाइन हम लोगों ने कल पढ़ी थी। इफेक्टिव का मतलब है एक्चुअल में काम आने वाला एरिया, एक्चुअल में काम आने वाला रेजिस्टेंस। तो गाइज यहाँ पर पूरा रेडियस काम नहीं आता, एक्चुअल में जो काम आता है वो एक्चुअल रेडियस का सिर्फ कितना काम आता है, 0.7788। उसी को इफेक्टिव रेडियस कहते हैं गाइज। और इफेक्टिव रेडियस का ही एक और नाम हम लोग यहाँ कहते हैं गाइज,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, और गाइज वो नाम है ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। क्लियर है गाइज? ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस को गाइज शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो इसे गाइज शॉर्ट में जीएमआर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएमआर कहते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। बहुत ही बढ़िया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है गाइज कि किसी भी सॉलिड कंडक्टर का, कल लिखवाया है नाम, सॉलिड या स्ट्रैंडेड कंडक्टर बोल दो, स्ट्रैंडेड कंडक्टर का जीएमआर कितना होता है? कई बार एग्जाम में पूछा है, कितना होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर का जीएमआर? 0.7788 आर। इसी के साथ गाइज आपका इंडक्टेंस का समाप्ति होता है। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दें। तो इंडक्टेंस कितना टाइप का होता है गाइज? 2 टाइप का, इंटरनल और एक्सटर्नल। दोनों को जोड़ने से एक नई रेडियस बनती है जिसे क्या कहते हैं? इफेक्टिव रेडियस। इफेक्टिव रेडियस का एक और नाम क्या है? जीएमआर। सर ये जीएमआर का होवत है? अभी बताते हैं, उसी पर हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है। डन करें गाइस स्क्रीनशॉट लेके। कछु दिक्कत है तो पूछेंगे। क्लियर गाइस? एवरीवन क्लियर? ओके। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग इस वर्ड पर बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब, तो गाइज जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़े होंगे या एप्टीट्यूड आप पढ़ते हो, तो वहां पर आप लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं। अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं जहां हम लोग जोड़कर और एवरेज ले लेते हैं उसका, यानी जितनी वैल्यू जोड़ी है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे गाइज आप अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज निकालते हो, वैसे ज्योमेट्रिकल मीन भी होता है। सर क्या होता है ये एक्चुअल में? देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लो गाइज हमारे पास खरखर है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है भाई। अरे अब आ रही है बेटा? ऐसी ऐसी कोई दिक्कत है अभी? मैंने तो कुछ किया नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गाइज सुने मेरी बात को। गाइज हमारा परसों का क्लास में बताए थे और कल भी बताए थे कि सिस्टम में पावर फैक्टर को इंप्रूव करना बहुत ही जरूरी है। किसको इंप्रूव करना? पावर फैक्टर को इंप्रूव करना बहुत ही जरूरी है। तो गाइज पावर फैक्टर को इंप्रूव करने वास्ते हम लोग शंट कैपेसिटर का यूज करते हैं। बताए हैं, कल पढ़ाए थे। गाइज मुझे बताएं कि इसका मतलब पावर फैक्टर के लिए इंप्रूव करने के लिए आपको कैपेसिटर बुलाना पड़ रहा है, यानी कि पावर फैक्टर को कौन बिगाड़े हुए है? कौन बिगाड़े हुए है? इंडक्टर उसकी बैंड बजाए हुए हैं सर। अच्छा, इंडक्टर बजाए हुए हैं बैंड? हाँ सर, पावर फैक्टर को पुअर बनाए हुए हैं हमारे इंडक्टर। तो गाइज बताओ, ये जो आप इंडक्टेंस निकाले हैं, क्या फॉर्मूला निकाले हैं फाइनली इंडक्टेंस का? सर हम निकाले हैं म्यू अपॉन 2 पाई एल एन डी अपॉन आर डैश। अब गाइज बताओ, आप इस एल की वैल्यू सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा चाहते हो कि कम से कम? कम से कम। क्यों चाहते हो कम से कम? ताकि पावर फैक्टर को ज्यादा ना बिगाड़े ये। इसकी वैल्यू कम करने का तरीका क्या है? सर इसके लिए हम हमारी रेडियस बढ़ा देते हैं कंडक्टर की। क्या बढ़ा देते हैं गाइस? कंडक्टर की रेडियस। सर आप नागपुर के एम, ये क्या है बेटा? के एम का मतलब क्या है? तो ध्यान से सुने गाइस, व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपको पावर फैक्टर का इंप्रूव करना है, पावर फैक्टर को पुअर होने से बचाना है, तो इंडक्टेंस को कम करिएगा। और इंडक्टेंस को कम करने का एक ही तरीका है। किससे कम कर देंगे? सॉरी, बढ़ा देंगे रेडियस को। अब रेडियस कैसे बढ़ाई जाती है? तो ध्यान से सुनिएगा गाइस। मान लो कि आप लोगों का ये कंडक्टर है, छोटा सा पतला सा कंडक्टर है। मान लो अगर मैं ऐसा बना दूं तो
ओ, अभी कंडक्टर का क्या बढ़ गया, साइज बढ़ गया। कंडक्टर का साइज बढ़ गया तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ क्या ये मुड़ सकता है क्या? नहीं मुड़ सकता। ये इसको मोड़ोगे तो खुद मुड़ जाओगे, लेकिन ये नहीं मुड़ेगा, तोड़ भी नहीं सकते इसको। तो गाइज हमें इतना ही साइज बढ़ाना है कि ये आराम से फोल्ड भी हो जाए, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे। तो इसके लिए गाइज हम लोग लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं, बहुत ही सारे टुकड़े लेकर जोड़ देते हैं, बन जाता है बंडल। तो उसे कहते हैं गाइज हम बंडल कंडक्टर। का कहत हैं, बंडल कंडक्टर कहत हैं। तो गाइज हम ऐसे छोटे छोटे पतले पतले 2 4 5 का बंडल बना लिए, और बंडल बनाते इतना मोटा कंडक्टर हो गया। अब वो फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि एक मोटा नहीं लिया हमने, पतले पतले ले लिए और उनको फोल्ड कर दिया इतने पतले पतलों को, तो उससे बनेगा बंडल कंडक्टर। तो गाइज बताओ रेडियस बढ़ाने का क्या तरीका है? बंडल कंडक्टर। ये देखें तो गाइज हम लोग का यूज करेंगे, बंडल्ड कंडक्टर। बंडल्ड कंडक्टर, बंडल भी बोल सकते हो, डी ना लगाओ तो चलेगा। का होवत है बंडल कंडक्टर? तो गाइज ध्यान से सुने, का होवत है गाइज, इसके लिए हमने यहां एक कंडक्टर लगाया। क्या लगाया गाइज? कंडक्टर। और इस पर मुझे इसका डाया बढ़ाना था गाइज। क्या किया गाइज मैंने? इसके ऊपर एक और सेम साइज का कंडक्टर रख दिया, इसके नीचे भी एक और सेम साइज का कंडक्टर रख दिया, इधर साइड में सेम साइज का एक कंडक्टर, और इधर भी साइड में एक सेम साइज का कंडक्टर। इधर एक कंडक्टर आया, इधर एक कंडक्टर आया। गाइस मुझे बताओ एक कंडक्टर के ऊपर कितने कंडक्टर लगा दिए हैं? 6 और लग जाएंगे अगर एक के ऊपर रखोगे। तो गाइज अगर इसके ऊपर 6 लगा दिए तो बेचारा बीच वाले पर तो बहुत ज्यादा वेट आएगा, तो बीच वाला तो पिचक जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए गाइज जो सबसे सेंटर में होता है, कहाँ होता है गाइज? सबसे सेंटर में। गाइज जो सबसे सेंटर में होता है उसे गाइज हम लोग अच्छी स्ट्रेंथ का बनाते हैं। तो सबसे अंदर वाले को गाइज हम लोग स्टील का बनाते हैं, लोहे का, स्टील का। गाइज स्टील का बनाने के पीछे कारण क्या है? हम लोग इसे गाइज मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना चाहते हैं ताकि डैमेज ना हो। मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग इसे स्टील का बनाते हैं, ठीक है गाइज? मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, बहुत बढ़िया। और गाइज जो बाहर आसपास हैं इनको हम हल्का बनाते हैं। सबसे हल्का हम लोग क्या ले सकते हैं? तो सबसे हल्का और अच्छा कंडक्टर गाइज हम एल्यूमिनियम बनाते हैं। तो बाहर के कंडक्टर्स को एल्यूमिनियम कंडक्टर हम लोग लेते हैं गाइज। क्या लेते हैं? एल्यूमिनियम के कंडक्टर। वजन में हल्के होते हैं और अच्छे कंडक्टर भी होते हैं। तो गाइज इस पूरे का नाम जो है वो हम इनको एल्यूमिनियम के तो कंडक्टर बनाए हैं, और इसमें हमने स्टील से गाइज मैकेनिकल स्ट्रेंथ दी है। गाइज मैकेनिकल स्ट्रेंथ को रेनफोर्स्ड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज मैकेनिकल स्ट्रेंथ को? रेनफोर्स्ड। तो गाइज इसे हम ए सी एस आर कंडक्टर कहते हैं। तो गाइज बताओ बंडल कंडक्टर का नाम का रखे हैं? ACSR कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? ACSR कंडक्टर। इंपॉर्टेंट नाम है गाइज, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है। ACSR का पूरा फुल फॉर्म का है गाइज? एल्यूमिनियम कंडक्टर। एल्यूमिनियम के तो कंडक्टर हैं आसपास, और सेंटर में स्टील का रेनफोर्सिंग है गाइज। इसी के हिसाब से इसका नोटेशन भी किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर इसको? तो ध्यान से सुने बेटा। सबसे पहले एल्यूमिनियम कंडक्टर लिखा है तो 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 एल्यूमिनियम के कंडक्टर है। तो पहले एल्यूमिनियम कंडक्टर लिखा है तो एल्यूमिनियम का नंबर लिख दो 6, ऑब्लिक लगाओ,
अब स्टील का नंबर लिखना है, तो गाइज बताओ 7वां कंडक्टर यही है, तो बताओ स्टील के कितने कंडक्टर हैं? सिर्फ एक ही है सर, ये स्टील कंडक्टर। तो गाइज आप लोगों से एग्जाम में सीधा पूछता है, मान लो आपके ACSR कंडक्टर में, मैं आपसे पूछ रहा हूं ACSR कंडक्टर में गाइज माना कि 36 तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर हैं। 36 किसके कंडक्टर हैं गाइज? एल्यूमिनियम के। मैं यहां लिख ही देता हूं एज अ क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, ये इसका गाइज रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया गाइज, एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया गाइज, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया भाई आपके ACSR कंडक्टर में 36 तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर हैं और 7 स्टील के कंडक्टर हैं। अब सोचो जब इसके ऊपर एल्यूमिनियम के कंडक्टर और बढ़ाओगे, लेयर बढ़ाओगे, तो फिर इनको भी स्टील का बढ़ाना पड़ेगा, यही बात चल रही है। तो बोला जाता है बताओ ACSR का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो गाइज बताओ इस ACSR का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो पहले तो एल्यूमिनियम कंडक्टर नाम है, तो एल्यूमिनियम आ जाएगा 36 ऑब्लिक, फिर स्टील वाले आ जाएंगे तो 7। तो दिस इज योर आंसर गाइज, ये आपका आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। क्लियर? ACSR कंडक्टर रखे हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर। बेटा नाम पूरा बोलते हैं, ACSR कंडक्टर है ना, इस पूरे कंडक्टर का नाम क्या है? ACSR नाम है, ठीक है बेटा, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है आकाश। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब गाइज एक कंडक्टर के ऊपर कितने चढ़ा सकते हो, ये कोई फिक्स होता है क्या सर? जैसे आपने एक के ऊपर 6 चढ़ा दिए, तो गाइज इसका फिक्स होता है फॉर्मूला। का फिक्स होता है सर? तो गाइज इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। गाइज बताओ टुकड़ों को क्या कहते हैं? स्ट्रैंड्स कहते हैं। एग्जाम में फॉर्मूला आता है। RCC यहाँ ACSR हो गया, RCC अलग होता है बेटा, इसमें भी आता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आएगा बेटा, सब आएगा, है ना। स्टील में भी करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं, थोड़ा बहुत करता है, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कम करता है, ठीक है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में स्टील की कंडक्टिविटी भी थोड़ा कम होती है ना। तो मेन काम तो करंट का एल्यूमिनियम करेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन थोड़ा ना पूछा जाता है बेटा मुन्ना, वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। हाँ जो पूछा जाता है वो सब लिखाया जा रहा है, यहाँ सबको स्टार लगाया जा रहा है। मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स का फॉर्मूला होता है गाइस 3n n-1 + 1। तो गाइस ये फॉर्मूला मैं पढ़ रहा हूं फॉर n लेयर्स के लिए। तो n यहां क्या है गाइस? लेयर्स हैं। सर लेयर्स कैसे होती हैं? तो पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला सीधे याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स? सपोज गाइज अगर मैं आपसे कहूं कि n बराबर 1 लेयर है, तो बेटा बताओ पहली लेयर में हमारे पास s बराबर कितना आ जाएगा? तो 3 × 1 × 1 - 1 + 1 कितना आ गया? एक स्ट्रैंड। आप देख सकते हो गाइज, जब एक लेयर थी तो एक ही कंडक्टर था। अब गाइज मान लो मैंने 2 लेयर बना दी। सर 2 लेयर कैसे? जैसे इस वाले में 2 लेयर है, एक ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर। बताओ टोटल कितनी लेयर हो गई? 2। 2 लेयर में काउंट कर लेते हैं बेटा। गाइज s बराबर कितना है? 3 × 2 × 2 - 1 + 1। तो 3 दूनी 6 कम 6 और 1 कितने हो गए गाइज? 7 कंडक्टर हो गए। तो देखो 7 है क्या टोटल? हाँ है। गाइज बताओ 7 में से हम लोग सबसे पहली लेयर में 1 बना चुके हैं, तो 7 के ऊपर अब और कितने बनाने हैं? 6। और गाइज आप लेयर बढ़ाते जाओ, पता चल जाएगा। तो गाइज लेयर बढ़ाने पर आपको पता चलेगा कि 1 के ऊपर पहले 6 आते हैं, आप और बढ़ाओगे इन पर और चढ़ाओगे तो गाइज 6 के ऊपर चढ़ेंगे। 6 की टेबल बना दो, 6 के ऊपर चढ़ेंगे 12, 12 के ऊपर कितने चढ़ेंगे? 18, 18 के ऊपर 24। कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा गाइज, ये हमारा ओवरऑल 6 का टेबल चलेगा। तो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है, बताओ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स किसके मल्टीप्लीकेशन में होते हैं गाइज? 6 के मल्टीपल में होते हैं। किसके मल्टीपल में होते हैं गाइज? 6 के मल्टीपल में होते हैं। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। अब गाइज बताओ जैसे जैसे साइज बढ़ा रहा, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्ट्रैंड बढ़ रहे, मेरा साइज बढ़ रहा है कंडक्टर का। तो गाइज यहां हमारे पास इस बंडल कंडक्टर का एक
ओवरऑल डायमीटर का फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में। ओवरऑल डायमीटर फॉर एन लेयर्स, कि जितनी लेयर तुम बढ़ाए जा रहे हो तुम्हारा ओवरऑल डायमीटर भी तो बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो ओवरऑल डायमीटर का फॉर्मूला भी गाइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसको मैं डेराइव नहीं करूंगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस ये याद रखना फॉर्मूला 2n-1 इंटू स्मॉल डी। स्मॉल डी किसका डाया है गाइस? एक सिंगल कंडक्टर का। फिर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स बढ़ते जा रहे हैं तो 2n-1 के हिसाब से कैपिटल डी यानी ओवरऑल डाया बढ़ता जा रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूला गाइस आप लोगों से एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स का और ओवरऑल डायमीटर का। तो गाइस बताओ, जैसे जैसे बंडल में नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ रहे हैं डाया बढ़ रहा है। तो गाइस आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूजिंग बंडल कंडक्टर, एक मिनट नोट करके लिखवा देता हूं मैं, है ना, नोट करके लिखवा रहा हूं गाइस। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है यूजिंग बंडल कंडक्टर, यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर, बंडल कंडक्टर को यूज करके आप क्या क्या तीर मार सकते हो, क्या क्या बड़े काम कर सकते हो। तो गाइज इसके लिए हमारे पास सबसे पहला आंसर है यूजिंग बंडल कंडक्टर। हम कंडक्टर की क्या बढ़ाते हैं गाइज? रेडियस बढ़ाते हैं, ओवरऑल रेडियस, जिसे गाइज हम जीएमआर भी कहते हैं। जीएमआर क्यों गाइज? जब एक से ज्यादा कंडक्टर होंगे तो उनकी रेडियस निकालने के लिए उन सबकी रेडियस का ज्योमेट्रिकल मीन लेना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब होता है गाइज जैसे 7 कंडक्टर हैं तो सातों की रेडियस को मल्टीप्लाई करूंगा और पावर लिख लूंगा 1/7। गाइज अर्थमेटिक मीन तो क्या होता है? सातों की रेडियस जोड़ दी और 7 से डिवाइड कर दिया। गाइज ज्योमेट्रिकल मीन में हम ज्योमेट्रिकल मीन में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं और पावर में, जैसे 7 है ना तो सातों की रेडियस लूंगा और पावर दोनों को, सातों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में पावर 1/7 लगा दूंगा। 6 होते तो 6 को मल्टीप्लाई करूंगा पावर 1/6, ऐसे। 3 है तो तीनों को, 3 क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके पावर 1/3, ये 3 का ज्योमेट्रिकल मीन। 4 है तो चारों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/4। गाइज इसे ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं। गाइज आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता है ये जो 7 कंडक्टर का ACSR कंडक्टर है ना, इसकी GMR कितनी होती है, सीधे एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है गाइज, दिस इज 2.177 R। जैसे पिछले पेज पे 0.778 था ना, वो एक कंडक्टर का था। अगर 7 का निकालो तो ये आंसर आता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि 7 कंडक्टर के ACSR कंडक्टर का स्टैंडर्ड GMR कितना होता है? 2.177 R। क्लियर है? सिंगल कंडक्टर का तो यहाँ लिखवाया था मैंने, एक कंडक्टर का तो होता है 0.7788 हमारा GMR। तो गाइज मतलब मुझे बताओ 0.7788 एक कंडक्टर का था, हमने जैसे ही बंडल बनाया 0.7788 से बढ़ के 2.177 हो गया, बढ़ गया। तो गाइज बताओ यूजिंग बंडल कंडक्टर सबसे पहला काम क्या किया जाता है? इंक्रीज GMR, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस को बढ़ा दिया जाता है। बहुत बढ़िया गाइज। इसके बढ़ने से बताओ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस बढ़ेगी तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा, वो तो यहाँ लिखा हुआ है। जो यहाँ फॉर्मूला से बन रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा और क्या करेगा सर बंडल कंडक्टर? तो गाइस ध्यान रखना GMR बढ़ेगी तो मैं यहां लिख देता हूं इंडक्टेंस, यही लिख दूं क्या? चलो ठीक है, फॉर्मूला से लिखता हूं, याद रहेगा। L बराबर होता है गाइस μ/2π ln d/r डैश। दिस इज। तो गाइस बताओ GMR बड़ी है तो इंडक्टेंस घटेगा। गाइस नेक्स्ट टॉपिक में कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा, अभी उसका फॉर्मूला सीधे यूज कर रहा हूं। एंड व्हाट अबाउट द कैपेसिटेंस? गाइस सिंपल फॉर्मूला होता है, सुनो ना। यहां म्यू होता है ना, उसका हीरो है एप्सिलॉन। क्या होता है कैपेसिटर में देखेंगे, इसमें 2π से डिवाइड हो रहा है ना, उसमें 2π से गाइस होता है मल्टीप्लाई। गाइस इसमें ln d/r मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसमें ln d/r डिवाइड में आता है गाइस, हियर इट इज। और यहाँ r डैश नहीं होता, सिर्फ r ही होता है। वैसे r डैश वगैरह नहीं पूछेगा आपसे, तो बस ये पूछेगा क्या बढ़ाने पर क्या घट रहा है। तो सुनो ना, बताओ हमारा बंडल कंडक्टर GMR यानी रेडियस को बढ़ा रहा है। गाइस बताओ रेडियस बढ़ेगी तो ओवरऑल ln वाला कंपोनेंट घटेगा तो ओवरऑल c बढ़ेगा। आप खुद ही सोचो ना,
इंडक्टेंस का आंसर निकाल दिया, तो इंडक्टेंस का उल्टा आंसर किसका होगा? कैपेसिटेंस का। इंडक्टेंस घट रहा है तो ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस को तो बढ़ना था ही। तो गाइस बताओ, यूजिंग बंडल कंडक्टर पहला काम किसको बढ़ाना? जीएमआर। जीएमआर बढ़ने से गाइस इंडक्टेंस क्या हो गया? घट गया। और गाइस कैपेसिटर क्या हो गया? बढ़ गया। दिस इज क्लियर है? यहां जाइए। थर्ड गाइस, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। वीडियो रुक गया, पॉज हो गया है। क्या? अब ठीक है? रिपीट कर दें? सच में? हाँ जी राहुल, 19 ही आ रहा है बेटा। तो बेटा 19 में से 7 तो बना चुके हो ना? तो 19 में से 7 को घटा दो तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। काश कहत हैं राहुल जी, समझ में आया? वही बताओ, क्या वो थोड़े ना बताएंगे, हम ही बताएंगे। हैं? हमारा नौकरी छीन रहे हैं। 19 आएगा, 19 में से 7 बना चुके हो सेकंड लेयर में, घटा दो 7 को, कितना बचेगा राहुल जी? 12 बचेगा। ठीक है? ठीक है। यहाँ है गाइस। तो गाइस जीएमआर बढ़ा दिया गया, बंडल कंडक्टर ने रेडियस बढ़ा दिए हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रेडियस बढ़ेगा तो इंडक्टेंस घटेगा। और गाइस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास अभी डेराइव कराऊंगा, लिखाऊंगा। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, सिंपल है। इसमें 2 पाई नीचे आता है, इसमें ऊपर आता है। इसमें म्यू है, इसमें एप्सिलॉन होता है। इसमें एल एन डी अपॉन आर नीचे है, मतलब ऊपर है, इसमें नीचे आता है। गाइस बताओ, जस्ट कैपेसिटर इंडक्टर का इफेक्ट उल्टा होता है। इंडक्टर घट रहा है तो ऑफकोर्स कैपेसिटर क्या करेगा? बढ़ेगा। क्लियर है गाइस? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। जीएमआर क्या है बेटा? तुम लेट आए हो। ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, ये इस पेज पे पढ़ा है बेटा। ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, रेडियस है ये हमारी। इफेक्टिव रेडियस है। कौन सी है बेटा? इफेक्टिव रेडियस है। रिपीट कर दिए हैं। ठीक है बेटा? ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। बहुत ही बढ़िया सर। कल एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किए थे, रिप्लाई कर दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल कर देंगे बेटा, ना बिल्कुल कर देंगे। आपने भेजा है तो मना थोड़े ना करेंगे, हैं? यहाँ है गाइज, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे, कोरोना। हाँ, वही जिसकी वजह से तुम घर बैठे हो बेटा। मेडिकल साइंस नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कोरोना लॉसेस को रिड्यूस करता है ये। कोरोना लॉस रिड्यूसेस। तो बंडल कंडक्टर के ये सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, स्पेशली जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं। बताओ, बंडल कंडक्टर जीएमआर को बढ़ा देता है, कोरोना लॉस को रिड्यूस कर देता है। और एक और, तो समझ में आ गया तुमको कोरोना कैसे खत्म होएगा? बंडल कंडक्टर। जाओ जाके मोदी जी को बता दो। ठीक है, आ जाओ यहां। लास्ट पॉइंट गाइस। गाइस एक हमारे पास कल हमने पढ़ा था वोल्टेज।
वोल्टेज का एक ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट। ये क्या होता है सर? तो बेटा वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है डेंसिटी। कहीं पर वोल्टेज की बहुत ज्यादा मात्रा एक साथ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो, वोल्टेज ग्रेडियंट। तो गाइस उसको भी ये घटा देता है। बड़ी काम की चीज है, इसका भी आगे जाके फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो गाइस 3 पॉइंट अंडरलाइन करवाए हैं, इनको तो बहुत अच्छा से याद रखना। बंडल कंडक्टर से क्वेश्चन आने का गाइस बहुत बहुत चांस है। ये 4 पॉइंट में से आपसे कोई पूछ लेगा। दीज आर क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। जीएमआर इंक्रीज, कोरोना लॉस डिक्रीज। बिल्कुल बेटा। अब ये कैसे होता है? तो कोरोना लॉस का फॉर्मूला से पढ़ेंगे हम। आप अभी याद रखें कि बंडल कंडक्टर जीएमआर बढ़ा देता है, कोरोना लॉस डिक्रीज कर देता है, और वोल्टेज ग्रेडियंट भी रिड्यूस कर देता है। क्या कहते हैं? ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द बंडल कंडक्टर। स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइस। क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट। ग्रीन कलर से आपको स्टार दिख रहे हैं, उनको अच्छे से याद रखना है। डन करेगा गाइस। 1 2 3 क्लियर 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 क्लियर। नेक्स्ट आ जाए, थोड़ा सा आगे चलेंगे गाइस। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर है गाइस कैपेसिटर। तो गाइस कैपेसिटर क्या कहता है वो सुनो। तो गाइस कैपेसिटर सबसे पहले माइक में क्या हो गया? हाँ भाई माइक बाबा का कहत हैं? कछु दिक्कत है का? अब ठीक है? खरखर हो रहा है अभी, ठीक है बेटा? जीएमआर को पीटने से कोरोना बढ़ा रहा है ना बेटा? जीएमआर को पीटने से कछु नहीं होगा। बेक थोड़ा। अच्छा क्या बेक कर दें बेटा? स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं? ये लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइक में बहुत प्रॉब्लम होता है सर, आपका क्लास में बहुत प्रॉब्लम होता है बेटा। अभी दिखवा देते हैं, रुको जरा, 1 मिनट में आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है बेटा, अब तो शायद ठीक होगा। बैटरी लो नहीं होती है बेटा माइक की, ये हमारी आवाज नहीं झेल पाता है। इलेक्ट्रिकल वालों का करंट नहीं झेल पाता है, यही दिक्कत है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। तो गाइस यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है गाइस। नेक्स्ट हम लोग तीसरा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर पढ़ने जा रहे हैं, कैपेसिटर। तो गाइस कैपेसिटर की कहानी ऐसी है कि कल भी आप लोगों को बताया था कि हमारी 2 कंडक्टिंग प्लेट से या 2 ट्रांसमिशन लाइन के वायर हैं, दोनों के बीच कुछ ना कुछ हम लोग वोल्टेज देते हैं, और उस वोल्टेज की वजह से, और दोनों लाइन के बीच कुछ ना कुछ दूरी भी होगी, इसे स्पेसिंग कहते हैं गाइस। लाइन के बीच की दूरी डी से डिनोट करते हैं। 2 कंडक्टर के बीच में गाइस एयर होती है। 2 ट्रांसमिशन लाइन आप बाहर देखोगे तो बीच में क्या दिखेगा गाइस? हमारे पास 2 ट्रांसमिशन लाइन के बीच में गाइस एयर। एयर एक इंसुलेटर होती है, कल बताया था गाइस, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये एयर है, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा कैपेसिटर आता है, और कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C बराबर गाइस A एप्सिलॉन अपॉन D। क्या बात कर रहे हो सर, ये फॉर्मूला है? हाँ जी, कैपेसिटेंस का यही फॉर्मूला है सर। पिछले पेज पे तो दूसरा लिखाए थे, तो बेटा हर चीज का 2 फॉर्मूला लिखाए हैं ना, इसका भी लिखाएंगे। देखो यहाँ A क्या है, तो A गाइस यहाँ पर है आपके, ये जो वायर हैं इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया।
क्लियर है? क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ध्यान से लिसन वेरी केयरफुली। अरे बेटा जैक नहीं हिल रहा है, पढ़ लो यार। तुमको सारा हनी सिंह का गाना सुना रहे हैं क्या, जो एकदम क्लियर साउंड चाहिए? अभी नहीं है बेटा, जिनको हमको चाहिए वो सर अभी यहाँ नहीं है। सुनो तो, पढ़ने पे ध्यान दो यार। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब साला टीचर माइक भी देखेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पढ़ाएगा भी सही। ये माइक वाली इंजीनियरिंग तो करनी पड़ेगी भाई साहब। अरे बेटा बताएंगे, वहां भी आएंगे मिथिलेश कुमार, सब जगह आएंगे हम। अभी हमने टॉपिक खत्म नहीं किए हैं। डी क्या है? स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे फेजल। अभी सरदार सिंह जिंदा है, मरने तो दो, तभी तो आएगा फेजल। देखो तुम, एप्सिलॉन का है सर। तो गाइस वो जो म्यू था वो परमीबिलिटी था, और ये परमिटिविटी है। क्या है गाइस? परमिटिविटी। तो ये तीन नोटेशन है हमारे कैपेसिटर के लिए। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलेंगे गाइस, लिसन वेरी केयरफुली। अब गाइस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे कंडक्टर में क्या फ्लो होने लगता है? चार्ज। ये कल बताए थे। कहां से कहां फ्लो होता है? तो हाई वोल्टेज यानी प्लस से माइनस की तरफ, लो वोल्टेज की तरफ। तो गाइस चार्ज इस पोटेंशियल डिफरेंस या इस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गाइस। जितना ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा। प्रोपोर्शनल को हटाने पर गाइस जो कांस्टेंट आता है वो आता है कैपेसिटर सी। तो गाइस बताओ सी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? Q अपॉन वी। और गाइस जब आप इस फॉर्मूला को डेराइव करते हो, पूरा ओवरऑल सॉल्व करते हो कंडक्टर के लिए, तब फॉर्मूला बनकर आता है गाइस 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन ln d अपॉन r, जो मैंने पिछले पेज पर फॉर्मूला लिखा है। देखो कहां पर, देखो ये रहा 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन ln d अपॉन r। ये जैसे इंडक्टर का था वैसे कैपेसिटर का। गाइस बताओ यहाँ पर d और r क्या है? r तो कंडक्टर का रेडियस और d डिस्टेंस, जितनी दूरी पर आप कैपेसिटर निकाल रहे हो। गाइस ये आप लोगों का c का फॉर्मूला। गाइस कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? फेराडे होती है। क्या होती है गाइस? फेराडे। फेराडे इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर। बहुत बढ़िया सर। इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? तो गाइस ध्यान से सुनो, देखो इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। तो ध्यान से सुनिएगा गाइस। क्वेश्चन आता है कि अगर हम दो लाइन के बीच स्पेसिंग बढ़ा दें, if spacing between conductor increases, if spacing between conductor increases, तो बेटा बताओ L पर क्या फर्क पड़ेगा और C पर क्या फर्क पड़ेगा? तो दोनों के फॉर्मूला लिख दो, फर्क पता चल जाएगा। तो L का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? म्यू अपॉन 2 पाई ln d अपॉन r डैश। और C का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन ln d अपॉन r। अब गाइस बताओ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगर स्पेसिंग बढ़ा दी जाए, स्पेसिंग का मतलब d बढ़ा दिया गाइस, तो बताओ L तो क्या करेगा? बढ़ेगा। और d बढ़ा दिया गाइस तो C क्या करेगा? घटेगा। फॉर्मूला याद है तो सब कुछ याद है। क्या बेटा क्लियर है? क्लियर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इंडक्टर कैपेसिटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यूजिंग बंडल कंडक्टर, वो तो मैंने यहाँ लिखवा दिया। यूजिंग बंडल कंडक्टर गाइस जीएमआर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो इंडक्टेंस कम और कैपेसिटर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और चलते हैं गाइस। हमसे एक क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल पूछता है। क्या? इफ इफेक्ट ऑफ अर्थ कंसीडर्ड, इफ इफेक्ट ऑफ अर्थ इज टेकन, अगर अर्थ के इफेक्ट को ले लें तो क्या होगा? अर्थ यानी ग्राउंड। अब गाइस वो जो दो आपने ऊपर कंडक्टर देखे होंगे ना ट्रांसमिशन लाइन में, वो ऐसे होते हैं, उनके बीच की दूरी कम होती है। 3 कंडक्टर देखने को मिलते हैं जनरली, बट उनकी अगर मैं ग्राउंड से हाइट देखूंगा, ये हमारा ग्राउंड है, अर्थ है, जमीन, तो जमीन से इनकी दूरी बहुत ज्यादा होती है गाइस। अब बताओ कंडक्टर और अर्थ के बीच में क्या है? एयर है। एयर को कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपेसिटर। तो बोल रहा जनरली हम अर्थ के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन मान लो हम इफेक्ट ऑफ अर्थ
टेकन यानी ले ले, तो कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सोचो, अभी तक तो दो कंडक्टर के बीच में ही कैपेसिटर बन रहा था, इस वाले के बीच, इस वाले के बीच, इस वाले के बीच, इन्हीं के बीच बन रहा था। अब अर्थ का इफेक्ट भी अगर ले लें तो सोचो ये सब के सब कंडक्टर किसके साथ बढ़ाएंगे? अब तो ये बोले ओ जी हम भी बढ़ाएंगे अर्थ के साथ, तो ये बहुत ज्यादा नहीं बनता, बहुत थोड़ा बहुत बनता है। तो एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर, तीनों के तीनों बनाएंगे गाइस। अब नए कैपेसिटर आए हैं तो पुराने वालों के वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो गाइस इस ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर इफेक्ट ऑफ अर्थ टेकन यानी कंसीडर कर लिया जाए तो गाइस हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू तो बढ़ जाता है, क्योंकि नए कैपेसिटर आ गए ऐड होने के लिए। और पूछा जाता है इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? तो गाइस इंडक्टेंस तो लाइन में सीरीज में होता है, उसको अर्थ से कोई मतलब नहीं है। तो इंडक्टेंस क्या रहेगा गाइस? सेम, इंडक्टेंस चेंज नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया गाइस। एक और क्वेश्चन अगर हम ले लें, इफ हाइट ऑफ कंडक्टर from earth increases, तब क्या होगा? अगर गाइस मैं अर्थ का इफेक्ट ले लूं तब तो मैंने आंसर लिख दिए भाई, नए कैपेसिटर आएंगे वो जी बल्ले बल्ले कैपेसिटर बढ़ेगा और इंडक्टेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब नया क्वेश्चन है गाइस कि अगर मैं अर्थ से हमारे कंडक्टर की हाइट को बढ़ा दूं, कहने का मतलब मान लो गाइस ये आपका कंडक्टर है और ये अर्थ है। 1 मिनट गाइस, ये कंडक्टर है, ये अर्थ है, और गाइस पहले हाइट जो थी वो h थी। तो बताओ ये कैपेसिटर कितना बनाया था इसके साथ? c। अब गाइस मैंने हाइट को बढ़ा दिया, हाइट गाइस मैंने h नहीं 2h कर दी। कितनी कर दी गाइस? 2h, हाइट बढ़ा दी मैंने। अब बताओ h हाइट के लिए कितना बनाता था? ये c, और नेक्स्ट h हाइट के लिए भी कितना बनाएगा गाइस? c। तो 2c है गाइस। कैपेसिटर ध्यान रखना, जब भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं ना तो इनका वैल्यू आधा हो जाता है। 2 हैं तो आधा हो जाएगा, 3 होते तो c/3, 4 होते तो c/4, 5 होते तो c/5। सीरीज में घट जाते हैं बेटा कैपेसिटर। तो बेटा बताओ कैपेसिटर की वैल्यू तो क्या होगी भाई? घट गई। और व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंडक्टेंस? तो बेटा अर्थ से कोई मतलब ही नहीं है जमीन से इंडक्टेंस को, तो इंडक्टेंस क्या रहेगा? सेम। तो गाइज मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर अर्थ का इफेक्ट कंसीडर करवा रहा है तो ये होगा, और अगर ग्राउंड से हाइट बढ़वा रहा है तो जितना ज्यादा दूरियां बढ़ेंगी बेचारे की वैल्यू बहुत कम होती जाएगी, और इंडक्टेंस एज इट इज सेम टू सेम। तो गाइज ये थे सारे क्वेश्चन हमारे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर से। तो मेरी तरफ से गाइज इस चैप्टर की समाप्ति होती है। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, 3 पैरामीटर पढ़े गाइज हम लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेके डन करो गाइज। 3 पैरामीटर पढ़े गाइज हम लोगों ने, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस। बोले क्लियर की नहीं? क्लियर है? स्क्रीनशॉट टेकन, 1 2 3, क्लियर 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 क्लियर। डन गाइज, डन। तो गाइज हम लोगों ने 3 पैरामीटर पढ़ लिए कल से लेकर आज तक आरएलसी। अब गाइज ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर बनाए हैं इस हिसाब से गाइज हम ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करेंगे, मॉडल बनाएंगे छोटा बड़ा। और गाइज ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल उसकी लेंथ पर निर्भर करता है। तो गाइज 3 तरह से मॉडल बनाया गया लाइन का। छोटी लाइन के लिए जो लेंथ जिसकी कम होगी उसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहा, मीडियम लेंथ वाली को मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहा, और लॉन्ग लेंथ वाली को लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहा। क्या हुआ बेटा? तीसरे पॉइंट में भी सर इफेक्ट ऑफ अर्थ कंसीडर किए हैं। बेटा इफेक्ट ऑफ अर्थ कंसीडर किए हैं, बट हमने क्वेश्चन को घुमा दिया। सीधे सीधे बोले अर्थ का इफेक्ट लेना है तो ठीक, बोले अर्थ का इफेक्ट दोनों कंडीशन में लेना है। ये ओल्ड केस, ये न्यू केस, बट इस न्यू केस में हमने अर्थ से हमारे कंडक्टर की दूरी बढ़ा दी है, हाइट बढ़ा दी है। क्वेश्चन ही बदल गया ना। तो जब हाइट बढ़ाओगे तो
कैपेसिटर सीरीज में आएंगे और सीरीज में कैपेसिटर की वैल्यू घट जाती है ना बेटा? ठीक है। लेड ज्वाइन किए थे बेटा, शुरू से स्क्रीनशॉट दिला दे, लो बेटा ले लो, ठीक है। खुश रहो, आबाद रहो। 1 2 3, क्लियर 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 क्लियर। इसका ले लो बेटा दूसरा स्लाइड। 1 2 3, क्लियर 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 क्लियर। तीसरे का ले लो। 1 2 3, क्लियर 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 क्लियर। चौथी स्लाइड अभी पढ़ाई नहीं मैंने, सुनो ना, सुनो। ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर पढ़ चुके हैं गाइज। अब हम ट्रांसमिशन लाइन की क्या करेंगे? मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मॉडलिंग किस बेसिस पे की जाती है, तो गाइज हमारा आंसर होगा मॉडलिंग ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल लेंथ, on basis of physical length of transmission line. This is, तो गाइज इसका मॉडलिंग फिजिकल लेंथ के हिसाब से किया जाता है। पहला क्वेश्चन, सर कितनी तरह की हम लोग मॉडलिंग करते हैं? तो लेंथ के हिसाब से गाइज 3 तरह की है। पहली छोटी, दूसरी मीडियम, तीसरी लॉन्ग। तो गाइज सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। टीआर का मतलब गाइज ट्रांसमिशन है, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो गाइज बताओ पहली कौन सी लाइन कहलाई? छोटी ट्रांसमिशन लाइन। गाइज ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए हमारी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जो है गाइज वो लेस देन 80 किलोमीटर होगी। गाइज कभी कभी 80 की जगह 60 भी कर देता है। कुछ बुक्स 80 कहती है, कुछ बुक 60 कहती है। कोई बात नहीं, जब 80 नहीं होगा तो 60 होगा, और जब 60 होगा तो फिर 80 नहीं होगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। तो 80 के आसपास जो होगी वो हमारी 80 से लेंथ छोटी वाली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी, ठीक है बेटा। गाइज इस लाइन का वोल्टेज 20 किलो वोल्ट से जनरली कम की लाइन बनाते हैं। कितना किलो वोल्ट गाइज? 20 किलो वोल्ट। तो लेंथ भी बता दिए हैं और वोल्टेज भी बता दिए हैं। स्पेशली गाइज लेंथ बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कितने किलोमीटर से छोटी गाइज? 80 किलोमीटर से छोटी लाइन को शॉर्ट लाइन कहते हैं। बहुत बढ़िया गाइज। अब इस लाइन को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो गाइस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बहुत जरूरी बात है कि हमारा लेंथ बहुत कम होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि वो जो हमारा शंट में यानी पैरेलल में ट्रांसमिशन लाइन में, बताओ क्या होता है गाइस? तो कल ट्रांसमिशन लाइन में बनाया था, सीरीज में तो रेजिस्टेंस होता है, सीरीज में ही इंडक्टेंस होता है, बट शंट यानी पैरेलल में गाइस कैपेसिटर होता है। यही होता था। तो गाइज ये जो शंट वाला कैपेसिटर है ना गाइज, इसका इफेक्ट यहाँ बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि शंट ब्रांच या शंट कैपेसिटर इज नेग्लेक्टेड हियर। बहुत एग्जाम में पूछा गया है गाइज कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में उल्टा पूछा गया है, शंट कैपेसिटर कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है? तो कौन सी लाइन में नेग्लेक्ट कर देते हैं गाइस? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में गाइस शंट कैपेसिटर क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट। लेंथ बहुत छोटा है तो इस वजह से कैपेसिटर का इफेक्ट लगभग खत्म होता है। बाकी बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन हैं, उनसे मतलब नहीं है। तो शंट कैपेसिटर का इफेक्ट गाइस किस में नहीं होता है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है। अच्छा, और कोई पॉइंट जो सर हमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में याद रखना हो?
गाइज आर और एल का इफेक्ट होता है ना, बस किसका इफेक्ट नहीं होता है, शंट कैपेसिटर का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और कोई पॉइंट सर? तो गाइज हमारे पास हर तरह की ट्रांसमिशन लाइन में 4 पैरामीटर निकलते हैं, उन्हें गाइज हम ABCD पैरामीटर कहते हैं। उन ABCD पैरामीटर की वैल्यू निकालने के लिए ही ये चैप्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ता है, और उसका पूरा रिलेशन हमारे सेंडिंग एंड के वोल्टेज वगैरह, वोल्टेज और करंट निकालने से। तो आपको तो ABCD पैरामीटर याद रखने हैं। तो गाइज ध्यान रखें कि हमारा A और D पैरामीटर हमेशा इक्वल होगा, B अलग होगा और C अलग होगा। तो भाई गाइज बताओ, हर ट्रांसमिशन लाइन के पास कितने पैरामीटर होते हैं? 4, जिनमें A और D हमेशा बराबर होता है और B और C अलग होते हैं। तो गाइज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सीधे पूछता है A का वैल्यू, A पैरामीटर कितना होता है? 1। B पैरामीटर कितना होता है? Z। Z का मतलब इंपीडेंस होता है गाइज, पहली क्लास से पढ़ा रहा हूं। और C पैरामीटर गाइज इसमें 0 होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें C पैरामीटर 0 होता है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है गाइज। कौन सी लाइन है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। गाइज इस बात को ध्यान रखें कि हमारे ये कौन से पैरामीटर हैं? ABCD पैरामीटर हैं। ठीक है गाइज, बहुत बढ़िया। गाइज हमारे पास यहां पर एक वर्ड और आता है, ये वर्ड भी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बोल चुका हूं, मैंने वर्ड आपको सारे बोल दिए हैं। वोल्टेज का रेगुलेशन गाइज। गाइज ये वोल्टेज रेगुलेशन मैंने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के एडवांटेज में आपको एक वर्ड लिखा रखा है, तीसरा एडवांटेज, कि वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब वोल्टेज का फ्लक्चुएट करना, अपनी जगह से हिलना डुलना, और ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो गाइज इस वोल्टेज रेगुलेशन का एक फॉर्मूला होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, कि मान लीजिए गाइज ये हमारा जनरेटर बोकारो में पावर जनरेट की गई और यहाँ से भेजी गई। गाइज भेजने को सेंडिंग एंड कहते हैं, इसलिए यहाँ के वोल्टेज को VS और यहाँ की करंट को IS कहते हैं। गाइज बताओ S का मतलब कौन सा एंड है? ये सेंडिंग एंड है सर। बोकारो से पावर सेंड की जा रही है जनरेट करके, सेंडिंग एंड। और गाइज बोकारो से पावर को ट्रांसमिट करके कहाँ पहुँचाया गया है? यहाँ लोड के पास, रांची में हम बैठे हैं सर, हमारे पास पहुंचाया गया है। तो गाइज बताएं इस एंड को क्या कहते हैं? रिसीविंग एंड कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? रिसीविंग एंड कहते हैं सर, रिसीविंग एंड। क्योंकि यहाँ पावर को रिसीव किया जाएगा, यहाँ का वोल्टेज VR और यहाँ के करंट को IR कहा जाएगा। तो गाइज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है कि आप सेंडिंग एंड के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ले लें और रिसीविंग एंड के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ले लें और उन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, तभी तो पता चलेगा कि VS और VR में कितना फ्लक्चुएशन है। और गाइज इसे हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है, इसलिए परसेंटेज किसी रेटेड वैल्यू के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो हम इसे गाइज VR के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? रिसीविंग एंड के वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज की वजह से इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100% से। गाइज एग्जाम में कई बार पूछा ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला कौन सी लाइन के लिए वैलिड है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। गाइज वोल्टेज रेगुलेशन के इस फॉर्मूला को, एक मिनट रुकना गाइज, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ताकि यहाँ थोड़ा सा जगह बने, क्योंकि मुझे इसका एक शॉर्ट नाम भी लिखना है। तो गाइज ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। गाइज वोल्टेज रेगुलेशन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? V डॉट R डॉट। तो गाइज बताओ ये कौन सी लाइन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज के फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। बहुत बढ़िया। गाइज इस वोल्टेज रेगुलेशन की 2 वैल्यू पॉसिबल है, तो ध्यान से सुनना गाइज। वोल्टेज रेगुलेशन की या तो आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। गाइज बताओ बहुत अच्छी बात है कि बहुत बुरी बात है? तो वोल्टेज रेगुलेशन का बहुत मैक्सिमम होना बहुत बुरी बात है। मैंने कहा था वोल्टेज के फ्लक्चुएशन नहीं होने चाहिए, यानी वोल्टेज रेगुलेशन का आइडियल केस में वैल्यू 0 होता है। आपको कल भी लिखवा चुका हूं मैं ये बात। तो गाइज बताओ दूसरा केस क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन की कौन सी वैल्यू मिल जाए? 0। तो गाइज बताओ मैक्सिमम मिले तो सबसे बुरा रेगुलेशन, और 0 मिले तो सबसे अच्छा, क्योंकि फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। तो गाइज
एग्जाम में आता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन की सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू कौन से पावर फैक्टर पे मिलती है। तो गाइज ध्यान रखें, मैंने आपको पावर फैक्टर पढ़ाया है गाइज, ये लैगिंग पावर फैक्टर पर मिलता है। कौन से पावर फैक्टर पर? लैगिंग पावर फैक्टर पर। दूसरा, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी पूछा जाता है, कौन से पावर फैक्टर पे पूछा मिलता है? तो गाइज ध्यान रखें, ये मिलता है लीडिंग पावर फैक्टर पर। कौन से पावर फैक्टर पर? लीडिंग पावर फैक्टर पर। तो गाइज ये दोनों बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो बेटा बताओ, हमको तो सबसे अच्छा केस कौन सा चाहिए? वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाए तो पावर फैक्टर का होना चाहिए? लीडिंग। लीडिंग कौन बनात है? कैपेसिटर का होत है। और आपको पहले बता चुका हूं, कैपेसिटर ही है दाता पावर फैक्टर इंप्रूव करने का। वोल्टेज रेगुलेशन को वही जीरो बनाता है बेटा। तो बेटा बताओ, टोटल कितने पॉइंट हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में? ये 5 पॉइंट। पांचों को स्टार लगा रहा हूं गाइज मैं। गाइज इसके फॉर्मूला भी हैं। अगर आप लोग लैगिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन की मैक्सिमम वैल्यू का कोई फॉर्मूला, कोई कंडीशन देना चाहते हैं, तो इसका कंडीशन होता है गाइस x अपॉन आर। ये मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। और अगर गाइस आप लीडिंग पर देना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है उल्टा, r बाई एक्स। टेन थीटा बराबर r बाई एक्स, थीटा यानी एंगल। एक मिनट रुकना गाइस, दिस इज आर कॉस इज इक्वल टू एक्स साइन टेन आर बाई एक्स। ठीक है, तो गाइस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर याद रख सको तो। बाकी तो ये मेन तो ये केस याद रखना है, मैक्सिमम लैगिंग पर और जीरो लीडिंग पर, ये पूछा जाता है गाइस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो एक बार रिवाइज करा दिया जाएगा गाइस। गाइस बताओ, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में एबीसी क्या है? वही दोबारा बता रहा हूं, कॉपी ध्यान से सुनो बेटा। दोबारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो गाइज आज हम लोग नया चीज क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइज? आज हमने ट्रांसमिशन लाइन का मॉडलिंग शुरू किया है, मॉडल बनाने। तो गाइज 3 तरह के मॉडल बनते हैं, और ये मॉडल किसके बेसिस पर बनाए जाते हैं? ट्रांसमिशन लाइन की फिजिकल लेंथ के बेसिस पर बनाए जाते हैं। 3 तरह के मॉडल है बेटा, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। सबसे पहले हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा, जिसकी लेंथ 80 किलोमीटर से नीचे नीचे होती है, और इसको 20 किलोवोल्ट से नीचे के लिए यूज किया जाता है। गाइज इसका सबसे पहला क्वेश्चन आता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, वो जो हम लाइन में शंट कैपेसिटर बनाते हैं जो एयर को रिप्रेजेंट करता है, उसका इफेक्ट नेग्लेक्ट होता है। दूसरा गाइज, हर ट्रांसमिशन लाइन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? उसके ABCD पैरामीटर से। ये ABCD पैरामीटर जो है ABCD, ये पैरामीटर गाइस ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। यही हमें सेंडिंग और रिसीविंग एंड के वोल्टेज को आपस में कोरिलेट करने में काम आते हैं। कैसे? तो इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है गाइस VS और VR की। गाइस सेंडिंग एंड के वोल्टेज की इक्वेशन होती है AVR प्लस BIR। तो ये कांस्टेंट है गाइस, जो हमें इक्वेशन सॉल्व करके VS और IS की वैल्यू देते हैं। वैसे IS की इक्वेशन है CVR प्लस DIR। तो गाइज ये 2 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, जिन्हें कैलकुलेट करने में हमारे पास इन इक्वेशन से ही आप लोग इन वोल्टेज और करंट को निकाल सकते हो। उसके लिए आपको ABCD पैरामीटर चाहिए, जो कौन देता है? सोचो, ये VR और IR कौन कहां से आएगा? रांची से। VS और IS कहां से आएगा? बोकारो से, बोकारो के स्टील पावर प्लांट से, मतलब या थर्मल पावर प्लांट से बोल दो। ABCD पैरामीटर कहां से आएंगे? ये बीच में जिससे ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी किससे? तो यहाँ बीच में है गाइस ट्रांसमिशन लाइन से। तो बताओ गाइस, रांची वाला कौन क्या देगा? VR IR। बोकारो वाला क्या देगा? VS IS। और ट्रांसमिशन लाइन वाला क्या देगा? ABCD पैरामीटर। तो गाइस आपसे इनकी वैल्यू पूछी जाती है, हर लाइन के लिए फिक्स होते हैं। तो बताओ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए A और D की वैल्यू क्या होती है गाइस? 1। B पैरामीटर की वैल्यू Z यानी इम्पीडेंस, परसों से पढ़ा रहा हूं। और C पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। वोल्टेज रेगुलेशन बता चुका हूं गाइस, वोल्टेज में होने वाले फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन यानी सेंडिंग और रिसीविंग एंड का डिफरेंस निकाल लो, और रिसीविंग एंड से डिवाइड कर दो, क्योंकि परसेंटेज किसी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन की गाइस 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो मैक्सिमम या मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू गाइस 0 होती है।
मैक्सिमम गाइस लीडिंग पावर लैगिंग पर मिलती है और जीरो वैल्यू लीडिंग पावर फैक्टर पे मिलती है, और ये इनकी कंडीशंस हैं। क्लियर हो तो मुझे बताओ, तब तो मैं गाइस आप लोगों को मीडियम लाइन बताता हूँ, वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस बताएं, हमने सबसे पहली लाइन कौन सी लाइन पढ़ी है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। बेटा क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट याद रह पाएंगे? क्या कहते हो? सुनो ना, हो जाएगा क्या? 5 ही तो पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल वाला जब इसको पढ़ता है ना, तो उसको क्लास में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन करीब करीब 2 से 2.5 घंटे में पढ़ाता हूँ मैं, और आप लोगों को मैंने 2 से 2.5 मिनट में पढ़ा दिया है। उससे पूछ लेना उसकी कॉपी में इसके अलावा कुछ है क्या, लेकिन वहां उनको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, बेटा कहाँ से आया, तो पूरा डेराइवेशन करो 1 घंटे का, मतलब 1 पेज का, इनको डेराइव करो, एबीसीडी पैरामीटर 1 पेज का, ये दोनों कंडीशन निकालो, ओहो माथा पक जाए 2 घंटे में। आपको क्या करना है? आंसर टिक करना है रे बाबा एग्जाम में। क्या करना है? आंसर। सब बट्टा में वीएस क्यों नहीं है सर? क्योंकि बेटा किसके रेस्पेक्ट में आप लोग परसेंटेज निकाल रहे हो, ज्यादा वैल्यू मतलब रेटेड वैल्यू या बिना रेटेड वैल्यू, तो रेटेड वैल्यू के रेस्पेक्ट में निकालो। बेटा रेटेड रिसीविंग एंड की होती है। ये वोल्टेज के सारे फ्लक्चुएशन कौन से साइड पर होते हैं? यहाँ बोकारो साइड पे कि यहाँ रांची साइड पे? रांची साइड पे, तो रांची वाले से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कहाँ सारा वोल्टेज भेजा जा रहा है? हमारे घरों में। हमारे घर कहाँ है? रांची में कि बोकारो में? रांची में, ठीक है। वेयर करके लिखवा दीजिए ABCD VS VR दीजिए सर ABCD VS VR। बेटा VS तो लिखवा दिया ना, वोल्टेज है, यहाँ लिख तो दिया सेंडिंग एंड, ये वोल्टेज है, R का मतलब रिसीविंग एंड। ABCD क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, इनका नाम ही ABCD पैरामीटर है, इनका कोई नाम नहीं है। क्या नाम है इनका? ABCD पैरामीटर, बस नाम ही ABCD नाम है बेटा इनका। या ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर कह सकते हो, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर है, बस यही नाम होता है बेटा इनका। A फॉर एप्पल थोड़ा ना होता है, नहीं A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी नहीं है, बेबी नहीं बोल। हाँ क्लियर है? क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। अपने इलेक्ट्रिकल वाले दोस्त से पूछ लेना कि सर ने शॉर्ट लाइन में इससे ज्यादा कोई और चीज बताई हो, तो बस उनको इन सबको डेराइव करवाया, आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, टिक होने चाहिए। बस इतने तरीके से बता रहा हूं कि चीजों के नाम याद रहेंगे और चीजें याद भी रहेगी, थोड़ी आसान बना रहा हूं चीजों को, बस ठीक है ना। चलें, मोड में क्यों लिए हैं? मोड का मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड। तो वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज में होने वाले, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड में होने वाले फ्लक्चुएशन है ना, इसलिए लिए हैं बेटा मोड में। हे भगवान, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड, इतना तो याद रखो यार। क्वेश्चन कहां से लगाएं उसके लिए बेटा मैं आपके ग्रुप में जितने भी रांची का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल जितने ग्रुप है ना, उनमें मैं बुक डलवा दूंगा, एक PDF डलवा दूंगा, उससे क्वेश्चन लगा लेना आप, है ना। वैसे ये सारे क्वेश्चन ही तो हैं, ये सारे क्वेश्चन है, आपको और करने हैं, मैं एक PDF डलवा दूंगा, ठीक है बेटा। हाँ, tan थीटा क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा ना, tan, साइन कॉस टैन कोट सेक कोसेक, वो है tan। और थीटा क्या है? थीटा एंगल है। कौन सा एंगल? तो कॉस थीटा लिखते थे ना, पावर फैक्टर, तो वही पावर फैक्टर वाला एंगल है थीटा, ठीक है बेटा। कब मिलेगा PDF? अच्छा बेटा आप जाके इसको तो याद करो, डलवा देंगे PDF, तब डलवाएंगे जब थोड़ा सा और कंटेंट बढ़ा दें। अब तुम PDF देख के माथा चकरा जाएगा तुम्हारा, साला ये कहाँ से होगा, अभी तो इतना पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि पहले पढ़ा लें फिर क्वेश्चन बनाइएगा। अब आप कहो तो चलें, क्या कहते हैं? चलिएगा, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाए बेटा। तो गाइज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बाद दूसरी लाइन हमारे पास जो है गाइज, वो है हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी लाइन गाइज? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। गाइज इसकी लेंथ जो है वो हमारी 80 किलोमीटर से ज्यादा होती है, बट 240 किलोमीटर से कम होती है। तो ये लेस देन 80 किलोमीटर थी, 80 से 240 किलोमीटर तक जाती है।
और गाइस वोल्टेज की बात करूं तो 20 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट तक हमारे पास इसका वोल्टेज जाता है। तो गाइज मेन तो लेंथ की रेंज याद रखना, वोल्टेज बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अब गाइज मीडियम लाइन में कोई इफेक्ट नेग्लेक्ट नहीं होता, सब जिंदा होते हैं। अब गाइज मीडियम लाइन ना बहुत छोटी होती है ना बहुत बड़ी होती है, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए गाइज हम लाइन को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने को कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। का कहते हैं बबुआ? कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। इसीलिए गाइज एग्जाम में आता है कि कौन सी लाइन है जिसके लिए हम लाइन को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके यानी कॉन्सेंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल बनाकर पढ़ते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल किसके लिए बनाते हैं सर? शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग के लिए? तो मीडियम लाइन के लिए बनाया जाता है। कौन सा मॉडल बेटा जी? कॉन्सेंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल बनाया जाता है। कौन सी लाइन के लिए सर? मीडियम लाइन के लिए। बहुत ही बढ़िया। तो सर कॉन्सेंट्रेट करके बनाए हुए मॉडल कितने तरह से इकट्ठे कर सकते हैं? तो गाइज कॉन्सेंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल 4 तरह का बनता है। कितने तरह का बनता है? 4 तरह का बनता है। कौन कौन सा सर? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा गाइज। हमारे पास एक मॉडल तो सुनो ना यार, ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यार, ये पेज थोड़े ना बचाने हैं, छोड़ो। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार गाइस, वो चारों का डायग्राम बनाता हूं, याद रहेंगे ताकि कभी भूलोगे नहीं वो नाम। डन करो इसको। डन डन। यहां आ जाए मीडियम ट्रांसमिशन। तो गाइज मैंने लेंथ तो बताई इसकी 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर, और गाइज वोल्टेज बताया 20 से 100 किलो वोल्ट। बहुत बढ़िया। अब गाइज इसका कौन सा मॉडल बनता है? तो मैंने अभी अभी बताया, हम लोग इसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल। कॉन्सेंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल कौन सी लाइन के लिए बनाया जाता है गाइस? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अब गाइस ये मॉडल 4 तरह का बनता है। आपसे ये नाम भी पूछ लेता है। तो गाइस एक बनता है टी मॉडल। अच्छे के हिसाब से चलता हूं, सबसे अच्छा होता है पाई मॉडल। तो मैं इसके लिए लिख देता हूं बेस्ट। तो पूछता है सबसे अच्छा कौन सा है, तो बेस्ट होता है पाई मॉडल। नेक्स्ट होता है गाइस टी मॉडल। नेक्स्ट होता है एंड कंडेंसर मेथड। ये आपके 2014 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जनरल इंजीनियरिंग के पेपर में, जेएसएससी के। एंड कंडेंसर मेथड या एंड कंडेंसर मॉडल कौन सी लाइन के लिए बनता है? मीडियम लाइन के लिए बनता है। एंड कंडेंसर मेथड और एंड रिएक्टर मेथड, मेथड क्या मॉडल ही कह दो आप, ये लो एंड रिएक्टर मॉडल। तो ये नाम से भी पूछ सकता है। दिस इज, अब गाइस ध्यान से सुनना, कहना क्या चाहते हो वो सुनो। गाइस बताओ, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। गाइस इसमें रेजिस्टेंस होता है, सीरीज में इंडक्टर होता है, पैरेलल में कैपेसिटर होता है। अब गाइज ये हम ट्रांसमिशन लाइन तो बहुत लंबी होती है, तो हम 1 किलोमीटर के लिए निकालते हैं, फिर दोबारा इनको लिखते हैं। आर होता है, एल होता है, सी होता है,
और गाइज ये कहानी चलती ही रहती है जब तक लाइन क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। ऐसे तो पूरी लाइन में चलता रहता है, आरएलसी 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 आरएलसी। अब गाइज मुझे इस लाइन को एक जगह इकट्ठा करके यानी कॉन्सेंट्रेट करके मॉडल बनाना है ताकि मैं इसकी कैलकुलेशन कर सकूं। तो इसको इकट्ठा करने के गाइज 4 तरीके हैं। गाइज मुझे बताओ, यहाँ पर भी तो एयर है तो मैं यहाँ पे भी तो कैपेसिटर लगा सकता हूँ। तो गाइज एक तरीका तो ये है कि मैं सीरीज से शुरू करूं, सीरीज से आर और एल को मैंने बॉक्स में बंद करके बता दिया। सीरीज से शुरू करूं और मान लूं कि खत्म भी सीरीज पर ही हुआ है, और शंट वाले को बीच में बना दूं। एक तरीका तो ये है। बताओ क्या बन गया है? टी। दूसरा तरीका है गाइज, मैं शंट वाले से शुरू करूं, यानी मैं मान लूं कि मेरा सर्किट कैपेसिटर से शुरू हुआ है और सबसे आखिरी में खत्म भी कैपेसिटर पे ही हुआ है। ठीक है, और बीच में ये जितने भी है सीरीज वाले वो एक बार मैंने बना दिया एज इट इज। तो गाइस बताओ, ये सीरीज से शुरू हुआ सीरीज पे खत्म, ये पैरेलल से शुरू हुआ पैरेलल पे खत्म। तो गाइस बताओ ये तो कौन सा मॉडल कहलाया? टी मॉडल। ये कौन सा? तो ये शेप आपको समझ में आ रहा होगा, पाई शेप है, तो ये पाई मॉडल। ठीक है, और 2 मॉडल कौन से पॉसिबल है सर? गाइस मैं सीरीज से शुरू हुआ और सीरीज पे नहीं पैरेलल पे जाके खत्म हो गया। तो गाइज मुझे बताओ, सीरीज में हमारा मेन होता है रजिस्टर, तो छोटा मोटा होता है क्योंकि लॉस करवाता है। तो सीरीज में सबसे मेन एलिमेंट होता है इंडक्टर और शंट में होता है कैपेसिटर। तो मैं कह सकता हूं कि ये कैपेसिटर पे जाके खत्म हो गया। गाइज कैपेसिटर को एक कंडेंसर कहते हैं। तो बताओ ये खत्म यानी इसका एंडिंग कहां हुआ? सर ये एंड हुआ कैपेसिटर पे जाके, इसलिए इसको एंड कंडेंसर मॉडल कहते हैं। एंड कंडेंसर मॉडल मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। किस पर जाकर खत्म हुआ गाइस? शंट वाले पर। और शंट में कौन होता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर को कंडेंसर कहते हैं। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट एक और मॉडल पॉसिबल है। मैं शंट से शुरू हुआ गाइस और सीरीज पे जाके खत्म हो गया। यहां से सीरीज से शुरू शंट पे खत्म, यहाँ शंट से शुरू सीरीज पे खत्म। अब बताओ सीरीज पे खत्म हो रहा हूं, खत्म का मतलब एंड हो रहा हूं कहां? सीरीज पे। बताओ सीरीज में सबसे मेन कौन होता है? इंडक्टर। गाइस इंडक्टर का ही दूसरा नाम है रिएक्टर। इंडक्टर का ही दूसरा नाम क्या है गाइस? रिएक्टर। इंडक्टर कहो या रिएक्टर कहो, बात एक ही है। अरे मैं लिख दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ये आपका एंड रिएक्टर मॉडल मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो गाइस सीरीज में तो मेन है एल और पैरेलल में सी। सीरीज में एल, पैरेलल में सी। तो देखो कैपेसिटर पे खत्म हुआ, ये इंडक्टर पे खत्म हुआ, ये कैपेसिटर पे और ये इंडक्टर पे। क्या समझ रहे हो? तो ये चारों नाम याद रहेंगे मेरे ख्याल से। और कोई कॉम्बिनेशन बनता हो तो बताओ। सीरीज से शुरू सीरीज पे खत्म, पैरेलल से शुरू पैरेलल पे खत्म, सीरीज से शुरू पैरेलल पे खत्म, पैरेलल पे खत्म सीरीज पे शुरू, मतलब जो भी है ये 4 ही पॉसिबल है। तो चारों के नाम मेरे ख्याल से याद रहेंगे। याद रहेंगे गाइस? ठीक है। अब गाइस इनमें से जो सबसे मेन काम के है ना, वो सिर्फ पाई और टी मॉडल है, क्योंकि इन मॉडल से की हुई कैलकुलेशन बहुत ही कह सकते हो बहुत एरर वाली होती है, उसमें बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं होती। तो हम लोग जो मेन पढ़ते हैं वो 2 मॉडल पढ़ते हैं। कौन कौन सा मॉडल सर? टी और पाई मॉडल। और इनमें भी सबसे बेस्ट कौन सा होता है? पाई मॉडल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेसी देता है। ठीक है ना? तो ये सब आपसे नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बस आप तो ध्यान रखो कि हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ 2 मॉडल पढ़ते हैं। कौन कौन से? ये डायग्राम से समझ में नहीं आया। अरे यार रंजीत कैसी बात कर रहे हो, इससे बेहतर और क्या होगा भाई? और किसी को दिक्कत है क्या? बेटा ये तो सिंपल है ना यार, है? इसको एक जगह इकट्ठा करना है तो 4 पॉसिबल वे हैं, 4 पॉसिबल तरीके हैं। साला यही समझाने के लिए, तो यही तो सिंपल करने के लिए तो यही समझ में नहीं आया। क्या कर रहे दादा गुरु? और क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं बेटा बताओ? सिंपल ही तो है बेटा भाई। या तो सीरीज से शुरू करूंगा और लास्ट में सीरीज में ही खत्म कर दूंगा। सीरीज से शुरू किया सीरीज पे खत्म,
या तो पैरेलल यानी यहाँ कैपेसिटर से शुरू और करूं और कहानी भी लास्ट में कैपेसिटर पे खत्म कर दूं, तो कैपेसिटर कैपेसिटर। तो ये पाई शेप का दिख रहा है, ये टी शेप का दिख रहा है। इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? सीरीज से शुरू करूं, पैरेलल पे खत्म कर दूं, पैरेलल से शुरू करूं सीरीज पे। ये तो सॉरी बेटा, फिर तो मैं नहीं समझा सकता। मतलब ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो तुम सॉरी यार। मतलब ये तो बेटा मैं अपने भांजे को सिखाऊंगा ना, 7 साल का है, उसको भी समझ में आ जाएगा। ऐसा मत करो दादा, नालायक हो। इधर आओ। टी मॉडल गाइज, मैंने आपको कहा आपको सभी मॉडल के ABCD पैरामीटर निकालने हैं। तो गाइज हमारे शॉर्ट ये मीडियम लाइन में 2-2 मॉडल हैं, तो 2-2 टाइम पर ABCD पैरामीटर निकलेंगे। 1 मिनट। हियर इट इज, यहां आ जाए गाइज। इसका फॉर्मूला होता है 1 + YZ/2। इसके लिए भी A और D पैरामीटर होता है 1 + YZ/2। आपसे सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रिकल वालों को भी कितना भी डेराइव करवा दो, लास्ट में फॉर्मूला याद करना ही पड़ता है। B के सामने गाइज Z है, C के सामने Y है। गाइज मुझे बताओ क्या अभी तक इनमें कोई चेंजेस हैं क्या? गाइज देखो, टी और पाई मॉडल के लिए ABCD पैरामीटर अलग अलग हैं कि सेम सेम है? अभी तक थोड़ा सा चेंज है, वो भी मैं करूंगा। वाई क्या है सर? तो वाई है गाइज, वाई होता है इम्पीडेंस जेड का उल्टा, एडमिटेंस होता है ना। तो एक नाम इम्पीडेंस तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो गाइज जेड तो होता है सीरीज का इम्पीडेंस, सीरीज का इम्पीडेंस। और गाइज इम्पीडेंस का अगर मैं रेसिप्रोकल यानी उल्टा कहूं तो क्या होता है? एडमिटेंस होता है बेटा। बट ये सीरीज का नहीं, शंट का होगा। शंट यानी पैरेलल का, यानी कैपेसिटर का लिखा जाता है गाइस। इसका नाम होता है एडमिटेंस। तो गाइस ये 2 चीजें हैं, ये 2 नाम हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही नाम है। आपको तो फॉर्मूला देगा सीधा। गाइस अभी तक तो दोनों फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। अब थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं। यहाँ गाइज 1 + YZ/4 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ B में और यहाँ C में, यही सेम पैरामीटर, ये डिफरेंस है बस दोनों में। तो आपसे टी या पाई मॉडल के कोई भी ABCD पैरामीटर पूछ सकता है। पैरामीटर पूछे ना पूछे गाइज, इनकी यूनिट जरूर पूछ सकता है। तो आपको A पैरामीटर की यूनिट पता होनी चाहिए गाइज। बेटा बताओ A पैरामीटर की यूनिट क्या होगी? तो गाइज ध्यान रखना, Z और Y एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, तो दोनों एक दूसरे की यूनिट को कैंसिल कर देता है। तो गाइज ध्यान रखना, यहाँ Y और Z एक दूसरे की यूनिट को कैंसिल कर देंगे तो कोई यूनिट ही नहीं बचेगी। तो ध्यान रखना A और D पैरामीटर की यूनिट होती है गाइज यूनिटलेस। क्या होते हैं गाइज ये? यूनिटलेस। A और D पैरामीटर की कोई यूनिट नहीं होती, ये कई बार पूछा गया है। गाइज B पैरामीटर के सामने इम्पीडेंस लिखा है गाइज, इम्पीडेंस की यूनिट होती है ओम। ओम 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 ओम। C पैरामीटर की यूनिट, तो गाइस Y और Z तो एक दूसरे की यूनिट कैंसिल आउट कर देंगे तो खत्म होगी, यानी बाहर Y की यूनिट आएगी। गाइस Y की यूनिट ओम की जस्ट उल्टी होती है। ओम की जस्ट उल्टी कहते हैं गाइस मोह। क्या होती है? मोह, उल्टा, M आगे ओम पीछे। Y एडमिटेंस की यूनिट Z की जस्ट उल्टी। गाइस इसका एक और नाम है, और इसे सीमेंस भी कहते हैं। तो गाइस ये इसकी यूनिट्स हैं, ये Z की यानी इम्पीडेंस की, और ये एडमिटेंस की जस्ट उल्टी, इसका जस्ट उल्टा मोह। और इसका एक और नाम है गाइस क्या? सीमेंस। मीडियम लाइन में गाइस सिर्फ ये पूछा जाता है, ये आपको समझाने के लिए था। ये 4 नाम जिनमें सबसे बेस्ट पाई और टी मॉडल, और इनके ABCD पैरामीटर और इनकी यूनिट। गाइस मीडियम लाइन मेरी तरफ से क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेके डन करें गाइस। कल से लॉन्ग लाइन पढ़ेंगे। 1 2 3 क्लियर 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 क्लियर। सो गाइस कल मिलते हैं सेम टाइमिंग लॉन्ग लाइन के साथ। शॉर्ट मीडियम लॉन्ग 2 लाइन हम लोगों ने आज पढ़ ली, लॉन्ग लाइन कल पढ़ेंगे सेम टाइमिंग 1:30 बजे। ओके गाइस, थैंक यू।